आज हम स्टार्ट करेंगे एएलपी सीबीडी 2 का पार्ट बी इलेक्ट्रीशियन का, जो 2 मई 2025 को एग्जाम हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन हम पहले ही करवा दिया, आज सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक है। सेकंड शिफ्ट का तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोला कि व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर प्रोटेक्टर को पता है, इसको प्रोटेक्टर बोलता है, इसी को प्रोटेक्टर बोलता है, जिसमें एंगल यूज मेजर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। एंगल मेजर करने के लिए एक किसका ये होता है, मेड प्लास्टिक का होता है, ठीक है। ये प्रोटेक्टर होता है, ये एंगल मेजर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो क्या बोला, ये प्रोटेक्टर कैन बी यूज टू मेजर एंगल फ्रॉम बोथ साइड। हाँ, ये बात तो सही है। और क्या बोला, सेकंड क्या बोला, ये प्रोटेक्टर यूज टाइपिकली मेड ऑफ ए रिजिड मेटल मटेरियल। ये मेटल मटेरियल का नहीं मेड नहीं होता है, ठीक है, ये प्लास्टिक मटेरियल का होता है, ठीक है। तो एक गलत हो गया, ठीक है। तो क्या बोल, आंसर क्या हो जाएगा, ओनली स्टेटमेंट 1:2, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोला, व्हाट इज द होल्डिंग करंट ऑफ डायक। देखो पहले डायक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। डायक डायक क्या होता है, डायक होता है दो, डायक और ट्रायक का दोनों का अंदर डिफरेंस देखिएगा, ठीक है। ये होता है डायक, ठीक है। इसका दो टर्मिनल रहता है, MT1 और MT2, ठीक है। डायक होता है दो एंटी पैरेलल डायोड, टू एंटी पैरेलल डायोड। देखो दो एंटी पैरेलल, ठीक है, पैरेलल है, एंटी पैरेलल, ठीक है। ये पैरेलल है, अरे ये मुंह उल्टा है इसीलिए एंटी पैरेलल, ठीक है। तो इसका जो प्रॉपर्टी होता है देखिएगा, ये बाइलेटरल होता है, ठीक है। ये बाइलेटरल डिवाइस, ठीक है। डायरेक्ट बाइलेटरल डिवाइस होता है, टू एंटी पैरेलल डायोड मिलकर तैयार होता है, ठीक है, बनता है। और क्या होता है, ये इसका कितना टर्मिनल रहता है, देखो MT1 MT2 दो टर्मिनल रहता है, ठीक है। तो मतलब टू टर्मिनल डिवाइस, ठीक है। इसका कोई गेट टर्मिनल नहीं रहता है, ठीक है, नॉट गेट टर्मिनल, कोई गेट टर्मिनल नहीं रहता है। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या बोला, होता है डायोड का प्रॉपर्टी, ठीक है। ये एंटी पैरेलल, दो एंटी पैरेलल डायोड मिलके बनता है। ये बाइलेटरल डिवाइस होता है, इसका दो टर्मिनल रहता है, इसका कोई गेट टर्मिनल नहीं रहता है। क्या बोला देखो, इसको होल्डिंग करंट ऑफ द डायोड, ठीक है। होल्डिंग करंट मतलब डायोड का क्या होता है, जिस करंट के बाद वो कंडक्शन स्टार्ट करता है, ठीक है। मतलब उसका उसका अंदर अंदर करंट फ्लो होना शुरू होता है, ठीक है, उसको बोलता है होल्डिंग करंट, ठीक है। उसको बोलता है डायरेक्ट का होल्डिंग करंट, ठीक है। तो क्या बोला देखो, ऑप्शन देखिएगा, द करंट दैट फ्लोज द डिवाइस टू टर्न ऑफ, ये तो नहीं है, नहीं होगा। द करंट नीडेड टू ट्रिगर द डिवाइस, ट्रिगर का कोई सवाल ही नहीं है। द करंट रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द जंक्शन, ये भी तो नहीं है। द करंट रिक्वायर्ड टू कीप द डायरेक्ट इन द कंडक्शन वन स्टार्ट, ये देखो हम क्या बोला, जिस करंट के बाद वो डायरेक्ट कंडक्शन होना शुरू होता है, मतलब उसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू होता है, उसी को बोलता है होल्डिंग करंट ऑफ डायरेक्ट, ठीक है। तो इसी के अंदर ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। क्या बोला, द करंट रिक्वायर्ड टू कीप द डायरेक्ट इन द कंडक्शन वन स्टार्ट, ठीक है, कंडक्शन स्टार्ट होता है। देखो डायरेक्ट का VI कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो ऐसा होता है, ठीक है। ये ऑफ स्टेट है, ठीक है। इसके बाद ये ऑफ स्टेट है, ठीक है। ये VBO ब्रेक ओवर वोल्टेज, ये साइड V है, ये साइड I है, ठीक है। ये फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज इसी के इस टाइम तक ऑफ रहता है, इधर इधर आके ऑन होता है, ठीक है, इधर ऑन स्टेट। लेफ्ट से इधर नेगेटिव का नेगेटिव VBO, ठीक है, ये इधर ऑफ रहता है, इधर ऑन होता है, ठीक है, ऑन रहता है, इस साइड में आके ऑन होता है, ऑन स्टेट। तो हम क्या बोला, होल्डिंग करंट क्या होता है, वो मिनिमम करंट जिसके बाद
डायरेक्ट करंट फ्लो करना शुरू होता है, ठीक है, मतलब डायरेक्ट के अंदर कंडक्शन स्टार्ट होता है, वो मिनिमम करंट, ठीक है। तो इसका ऊपर ये क्वेश्चन का ऊपर ऑप्शन डी सही बैठ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए 3 नंबर का, 3 नंबर क्या बोला, द सिलिकॉन कॉर्नर रेक्टिफायर इज ऑल्सो कॉल्ड, देखो इसको थायरिस्टर बोलता है, ठीक है, ट्रांजिस्टर नहीं है, थायरिस्टर बोलता है इसको, ये थायरिस्टर फैमिली का है, ठीक है, एसीआर थायरिस्टर फैमिली का है। उसके बाद क्या बोला देखो 4 नंबर, व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउएबल डिस्टेंस ऑफ द स्क्रू फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ ए जॉइंट ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ पीवीसी चैनल, ठीक है। देखो ये क्या बोला ये इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि ज्यादा लेंथ करेंगे, ज्यादा लेंथ मतलब ज्यादा दूरी के बाद हम स्क्रू लगाएंगे तो क्या होगा, इसको मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत डिक्रीज हो जाएगा, कमी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर आंसर होगा। उसके बाद क्या बोला, व्हाट इज द फॉलोइंग आई स्टैंडर्ड फोकसेस ऑन द ग्राउंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक सिस्टम एंड इक्विपमेंट। ग्राउंडिंग पिछला दिन भी पढ़ाया था, ठीक है, ग्राउंडिंग इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 80, ठीक है, ये ग्राउंडिंग ये याद रखिएगा। देखिए जो डाटाबेस क्वेश्चन होता है ये याद रखने का चीज है, ये याद रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्या बोला, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ डीसी मोटर रन्स इन द रॉन्ग डायरेक्शन। उल्टा डायरेक्शन को घुमाने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है, फॉल्टी बेयरिंग, एक तो कॉज कोई है ही नहीं, हाई हाई आर्मेचर रेजिस्टेंस नहीं है, हाई आर्मेचर रेजिस्टेंस हो जाएगा तो लॉस ज्यादा होगा, ठीक है। वन आउट ब्रास के साथ कोई रॉन्ग डायरेक्शन का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ब्रास का काम होता है करंट कलेक्ट करना। उसके बाद देखो इनकरेक्ट फील्ड और आर्मेचर वाइंडिंग कनेक्शन, अगर ये फील्ड होता है, ये आर्मेचर होता है, ठीक है, अगर फील्ड का कनेक्शन को हम उल्टा कर देंगे, मतलब इसका पोलैरिटी उल्टा कर देंगे, और आर्मेचर कनेक्शन को हम उल्टा कर देंगे तो ये रॉन्ग डायरेक्शन में रोटेट होगा, मतलब इसका डोर मतलब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद देखो क्या बोला, व्हिच इज द वायरिंग इज यूज्ड टू टेम्पोररी इंस्टॉलेशन। टेम्पोररी इंस्टॉलेशन में कौन सा वायरिंग यूज होता है, क्लीट वायरिंग, ठीक है, एकदम टेम्पोररी के लिए यूज होता है क्लीट वायरिंग। उसके बाद क्या बोला 8 नंबर, देखो क्या बोला, इफ द p is the number of pole on a rotor, n is the number of revolution per second। देखिएगा ये आरपीएम नहीं है, आरपीएस है, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। देखना फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर आरपीएम होता तो, अगर आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट होता तो हम लोग को क्या पता है, एनएस इज इक्वल टू 120 एफ बाई पी, तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एन पी बाई 120, ठीक है, ये आरपीएम होता तो, ठीक है, लेकिन आरपीएस क्वेश्चन को ध्यान के पढ़िएगा, ठीक है। 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है, 60 सेकेंड, तो एन मिनट इज इक्वल टू क्या होगा, 60 एन सेकेंड, है कि नहीं। तो रिवोल्यूशन पर मिनट मतलब मिनट में होता था, तब एन मिनट रहता था, तो हम एन मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 60 एन सेकेंड, तो एन के जगह हम 60 एन बैठाएंगे, तो ए फिजिकल टू क्या होगा, एन की जगह हम क्या बोला, 60 एन बैठाएंगे, क्योंकि आरपीएस रिवोल्यूशन पर सेकेंड में बोला, ठीक है। तो 60 एन इंटू पी बाई 120, 62, तो क्या होगा, ए फिजिकल टू पी बाई 2 इंटू एन, है कि नहीं। तो ए फिजिकल टू पी बाई 2 इंटू एन, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, नहीं तो उल्टा सीधा करके आ जाओगे। नेक्स्ट देखो 9 नंबर का क्या बोला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द की डिफरेंस बिटवीन द फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर। बोला सर्किट ब्रेकर और फ्यूज के अंदर डिफरेंस क्या है। फ्यूज क्या है, देखो फ्यूज को एक बार कट जाएगा तो उसके बाद वायर को चेंज करने के बाद ही हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सर्किट ब्रेकर ऐसा चीज नहीं है। सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली और मैन्युअली दोनों हिसाब से काम करता है, ठीक है। देखिएगा एक बार कोई जगह पे कोई मोटर में ओवर करंट पर शॉर्ट सर्किट हो गया तो सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो गया, लेकिन उसके लिए कोई उसके बाद नया मतलब उसको सही होने के बाद उसको चालू करने का टाइम हमको कोई वायर कुछ चेंज करना नहीं पड़ेगा, जस्ट रीसेट कर देना पड़ेगा, रीसेट करना पड़ता है, ठीक है।
उसके कोई चेंज में नहीं करता सर्किट ब्रेकर में, ठीक है। तो क्या बोला, एक नंबर देखो, इफ यूज इज वन टाइम यूज डिवाइस, ठीक है, एक बार काट जाने के बाद वो यूज करने के लिए दूसरा वायर जोड़ना पड़ता है। व्हाइल सर्किट ब्रेकर कैन बी रीसेट एंड रीयूज, देखो सर्किट ब्रेकर का हम क्या बोला, रीसेट करने के बाद रीयूज कर सकता है, ठीक है, इसलिए ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 10 नंबर क्या बोला, if the load of the three phase system is unbalanced, the power calculation becomes more complex because देखो अगर अनबैलेंस सिस्टम हो जाएगा, अगर अनबैलेंस सिस्टम ये बैलेंस होगा तो क्या होता है, बैलेंस होगा तो हम एक फेज का पावर मेजर करते, उसके बाद तीन से गुना कर देते तो तीनों फेज का पावर आ जाता। लेकिन अगर अनबैलेंस हो गया, अगर अनबैलेंस सिस्टम हो गया मतलब इसके अंदर अलग करंट फ्लो होगा, इसका अंदर अलग अलग होगा, अलग होगा, तो पावर निकालने के लिए क्या होता है, पावर निकालने के लिए हमको तीनों फेज का पावर अलग अलग से हमको मेजर करना पड़ेगा, तीनों फेज का, तो थोड़ा डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। तो किस लिए बोलो, बिकॉज मोर कॉम्प्लेक्स, बिकॉज इसका कारण क्या है, कारण होता है तीनों फेज में अनबैलेंस हो जाए, अनबैलेंस फेज डिफर हो गया तो अनबैलेंस तीनों फेज का पावर अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग हो जाएगा। अनबैलेंस हो जाएगा, बैलेंस नहीं है तो अलग अलग हो जाएगा, तो तीनों फेज का पावर अलग अलग से लेना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ऐड करना पड़ेगा, वह गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना से सॉरी तो अलग अलग ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सेम होता, अगर बैलेंस होता तो 3 से गुना एक का पावर मेजर करने के बाद 3 से गुना कर देने से हो जाता, ठीक है। लेकिन अलग अलग है तो इसका पावर मेजर करना पड़ेगा, इसी पेज का मेजर करना पड़ेगा, इसी पेज का मेजर करना पड़ेगा, उसके बाद ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर के ऑप्शन क्या हो जाएगा, द करंट इन ईच फेज डिफर, करंट अलग होगा, हम क्या बोला, अलग होगा ईच फेज का, एंड द टोटल पावर मस्ट बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग इंडिविजुअल फेज पावर, ठीक है। तो क्या बोला, एक एक का फेज का पावर को अलग अलग से मेजर करना पड़ेगा, उसके बाद ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला देखो, नेक्स्ट बोला, इन इंजीनियरिंग ड्राइंग लेटरिंग एंड नंबरिंग इन ए सिंगल स्ट्रोक मींस सिंगल स्ट्रोक मींस वन स्ट्रोक ऑफ द पेंसिल होगा, ठीक है, सिंगल स्ट्रोक बोला, इसी अंदर याद रखिएगा वन स्ट्रोक ऑफ द पेंसिल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। थिकनेस ऑफ द लाइन ऑफ द लेटर ऑफ नंबर इज ऑब्टेन, लेटर और नंबर इज ऑब्टेन इन वन स्ट्रोक ऑफ द पेंसिल, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोला, salient pole type alternator has a dash diameter and dash axial length, प्रीवियस जो शिफ्ट को एनालिसिस किया था तब हम बोला था, ठीक है, salient pole और cylindrical pole, देखिएगा देखिएगा, ये होता है salient pole, salient pole टाइप, ये होता है cylindrical rotor, ठीक है, cylindrical, ठीक है। देखिए ये सैलिएंट पोल, ये सिलिंड्रिकल, ठीक है, सिलिंड्रिकल मतलब ये सिलेंडर जैसा दिखता है इसका रोटर, इसीलिए सिलिंड्रिकल बोलता है, ठीक है। इसका देखो सैलिएंट पोल का इसका डायामीटर जो होता है ना, ये लार्ज होता है, लार्ज डायामीटर, ठीक है, लेकिन डायामीटर लार्ज होता है और स्मॉल एक्सियल लेंथ होता है, ठीक है, स्मॉल एक्सियल लेंथ, लेकिन इसका सिलिंड्रिकल रोटर का उल्टा होता है, ठीक है, इसका लार्ज डायमीटर, इसका स्मॉल डायमीटर होता है, स्मॉल डायमीटर, ठीक है, लेकिन एक्सियल लेंथ इसका लार्ज होता है, लार्ज एक्सियल लेंथ, ठीक है। तो एक याद रखने से हो जाएगा, काम बन जाएगा, ठीक है। देखिएगा सेलियन पोल के याद रखिएगा, ठीक है, देखिए ऐसे ही याद रखिएगा, तो देखिए, और सेलियन पोल अल्टरनेटर मेरा हाइडल पावर प्लांट में यूज होता है, ठीक है, और सिलिंड्रिकल रोटर थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है। तो ये हाइडल पावर प्लांट में यूज होता है, तो हाइडल पावर प्लांट में कैसा होता है, हाइडल पावर प्लांट में अल्टरनेटर रहता है, उसके बाद वो गिरता है, पानी गिरता है, तो पानी गिरता है, ज्यादा एरिया चाहिएगा, इसी हिसाब से याद रखिएगा, याद रह जाएगा।
हाइडल पावर प्लांट में पानी गिरता है, ठीक है, पानी गिरता है तो मतलब डायमीटर बड़ा चाहिए, तो इसीलिए इसका लार्ज डायमीटर हो गया, ठीक है। लार्ज डायमीटर होगा तो स्मॉल एक्सियल लेंथ होगा, ठीक है। इसका लार्ज डायमीटर तो मेरा सिलिंड्रिकल रोटर में क्या होगा, इसका उल्टा होगा, स्मॉल डायमीटर, और इसी के अंदर क्या लार्ज स्मॉल एक्सियल लेंथ था, लेकिन सिलिंड्रिकल रोटर में उल्टा है, लार्ज एक्सियल लेंथ, ठीक है। तो इसका एक ये याद रखिएगा, सब याद रह जाएगा। इसका याद रखिएगा सिर्फ सेलियन पोल का मेरा लार्ज डायमीटर होता है, ठीक है, लार्ज डायमीटर होता है तो एक्सियल लेंथ क्या होगा, इसका उल्टा होगा, स्मॉल एक्सियल लेंथ। और सिलिंड्रिकल रोटर में क्या होगा, इसी का डायमीटर जो था इसी का उल्टा होगा, इसी का डायमीटर लार्ज था, इसी का डायमीटर स्मॉल होगा, इसी का एक्सियल लेंथ स्मॉल था, इसी का एक्सियल लेंथ लार्ज होगा, ठीक है। तो ये सेलियन पोल अल्टरनेटर मेरा यूज होता है वो हाइडल पावर प्लांट में, तो इसीलिए हाइड्रो अल्टरनेटर बोलता है इसको। और सिलिंड्रिकल रोटर यूज होता है थर्मल पावर प्लांट में, इसीलिए इसको टर्बो अल्टरनेटर भी बोलता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा आंसर, इसका सेलिएंट पोल क्या होता है, लार्ज डायमीटर स्मॉल एक्सियल लेंथ, मतलब लार्ज और स्मॉल मतलब शॉर्ट दिया इधर तो शॉर्ट होगा, लार्ज और शॉर्ट, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 13 क्या बोला, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग लॉग आउट एंड टैग आउट प्रोसीड्योर लोटो वर्किंग द डीसी मोटर। देखिए लॉग आउट और टैग आउट प्रोसीड्योर क्या होता है, जो काम किया है उसको पता होगा, ठीक है, जो इंडस्ट्री में काम किया है बड़ा 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 इंडस्ट्री में उसको पता होगा। लोटो मतलब लॉग आउट टैग आउट, लोटो क्या होता है, एक की होता है, ठीक है। वो क्या होता है, जब मेंटेनेंस करने के लिए जाते हैं उसको मेंटेनेंस का पहले कोई मोटर, बहुत मोटर है इंडस्ट्री में, तो कोई मोटर को हम जब परमिशन देता है, परमिशन देते हैं ये इसको काम करना है, मतलब इसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या बैकग्राउंड मेंटेनेंस करना है, तो क्या होता है उसके लिए उसका जो पैनल है, उसका जो पैनल रहता है, उसको जो स्टार्टर पॉइंट रहता है, उसी उसी को मतलब बंद करके फ्यूज, जो फ्यूज होगा उसको फ्यूज निकाल के वो फ्यूज निकाल के बाद इसी को ऑफ करना पड़ेगा, ब्रेकर को रेकआउट करना पड़ेगा, वो सब करके मतलब उसको जो कनेक्शन हटा के मेरा एक चाबी से लॉक कर देता है, ठीक है। वो लॉक एक बॉक्स रहता है, ठीक है, वो बॉक्स में रख देता है उसका, ठीक है। और एक चाबी देता है जो परमिट देता है, काम करने का परमिशन देता है, वो परमिट के साथ एक चाबी दे देता है। और मतलब जिसी के अंदर वो फ्यूज वगैरह रखता है वो एक बॉक्स होता है, ठीक है, उसी बॉक्स में तीनों की चारों जो वो चाबी रहता है, ठीक है। वो चाबी एक चाबी तो दे देता है जो काम करता है, उसी के पास वो परमिशन के साथ, ठीक है। वो परमिट जब तक नहीं लौटाएगा, ठीक है, मतलब काम करने के बाद जब तक नहीं लौटाएगा तब तक वो चारों चाबी व तीनों चाबी जो भी रहेगा, वो तीनों चाबी जब तक नहीं घुसेगा उसी के अंदर तब तक वो नहीं खुलेगा, मतलब तब तक कोई ऑन नहीं कर पाएगा। ये मतलब सेफ्टी के लिए, सेफ्टी पर्पसेस है, क्योंकि नहीं तो बहुत सारा मोटर है, ठीक है, कोई काम करने के लिए जाओगे उधर कोई चला देगा, ऑन कर देगा तो दिक्कत हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा ना, तो इसीलिए यूज होता है, इसको बोलता है लॉग आउट टैग आउट, ठीक है, लॉक आउट टैग आउट लोटो बोलता है, ठीक है। तो इसको क्या टू मेजर द मोटर स्पीड एथ भी तो नहीं है, टू इंक्रीज द मोटर एफिशिएंसी ये भी नहीं है, टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट स्टार्ट अप ड्यूरिंग मेंटेनेंस का टाइम कोई एक्सीडेंट ना हो जाए इसीलिए, ठीक है, इसको बोला है लॉग आउट टैग आउट, ठीक है। तुम जब तक नहीं लौटाओगे तब तक वो नहीं खुल पाएगा वो, तो ये मेंटेनेंस का सेफ्टी के लिए यूज होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट 14 व्हाट इज द another name of CTS वायरिंग, CTS वायरिंग का another नेम होता है बैटन वाइंडिंग, ठीक है, बैटन वाइंडिंग। CTS का पूरा फॉर्म फुल फॉर्म क्या होता है, CTS केबल टायर सीट, और TRS होता है, ठीक है, CTS होता है और एक TRS होता है। TRS का क्या होता है, टॉप रबर सीट, ठीक है। तो CTS का एक और क्या नाम होता है, अनदर नेम क्या होता है, बैटन वाइंडिंग। नेक्स्ट 15 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस रिमेन वेरिएबल ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। देखो ट्रांसफार्मर का मेनली दो टाइप का लॉस होता है, एक होता है कोर लॉस, कोर लॉस को हम आयरन लॉस भी बोलते हैं, ठीक है, कोर लॉस को ही हम लोग आयरन लॉस बोलते हैं। और एक होता है कॉपर लॉस, ठीक है। ये कोर लॉस का अंदर दो कोर लॉस और दो टाइप का है, एक होता है एडी करंट लॉस और एक होता है हिस्टेरिसिस लॉस, ठीक है।
हिस्टेरेसिस लॉस ये कांस्टेंट लॉस होता है, कोर लॉस और आयरन लॉस कांस्टेंट लॉस होता है, ठीक है। और कॉपर लॉस वेरिएबल होता है। कॉपर लॉस का आई स्क्वायर आर आर हिसाब से भी डिनोट करता है, ठीक है। इसका करंट का रेट का हिसाब से इसका लॉस होता है, करंट ज्यादा होगा तो लॉस ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये वेरिएबल होता है, करंट वेरी करेगा तो मेरा कॉपर लॉस वेरी होगा, ठीक है। तो ये होता है कॉपर लॉस होता है वेरिएबल लॉस, ठीक है। नेक्स्ट देखो 16 क्या बोला, व्हाट इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ब्रेज जॉइंट, ठीक है, शोन इन द बिलो। ये जॉइंट क्या जॉइंट है, ये जॉइंट होता है सिंपल लैप जॉइंट है, ठीक है। ये सिंपल लैप जॉइंट है। लैप देखिए लेटी हुई है, ठीक है, एक एक दूसरे के ऊपर है, लेटी हुई है, तो इसीलिए लैप जॉइंट है, सिंपल है इसीलिए सिंपल लैप जॉइंट है, ऐसे हिसाब से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा 17 क्या बोला, what is the following statement correctly describe the placement of purpose of the orientation marks of the drawing sheet, ठीक है। ओरिएंटेशन मार्क्स ऑफ द ड्राइंग शीट, ओरिएंटेशन मार्क्स कैसा होता है देखिएगा, ओरिएंटेशन मार्क्स ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, ऐसा होता है ओरिएंटेशन मार्क्स, ठीक है। ये ओरिएंटेशन मार्क्स से हमको क्या पता लगता है, और ये ओरिएंटेशन मार्क्स से हमको पता लगता है ड्राइंग शीट के बारे में, ठीक है। ड्राइंग शीट कौन सा टॉप होगा, कौन सा बॉटम होगा, कौन सा हमको दिखने के लिए, हम एक ड्राइंग बना के आपको दे दिया तो आप कैसे दिखेंगे उसको, ठीक है। कौन सा साइड सीधा है, कौन सा उल्टा है, और प्रिंट करने का टाइम कौन सा टाइम सीधा है, कौन सा साइड सीधा है, कौन सा साइड ये सीधा नहीं है, ठीक है। इसके लिए हमको ओरिएंटेशन मार्क्स को जरूरत होता है, ठीक है। तो इसके बारे में कौन सा सही है ये बोला, ओरिएंटेशन मार्क्स आर प्लेस्ड एट द टू ऑपोजिट कॉर्नर, ठीक है, ये गलत है, टू ऑपोजिट कॉर्नर में नहीं होता है। ओरिएंटेशन मार्क्स कंसिस्ट ऑफ एरो हेड्स प्लेस्ड across द फ्रेम, बोल रहा है ओरिएंटेशन मार्क्स कंसिस्ट एरो हेड, ठीक है, ये तो सही है, एरो हेड प्लेस्ड across द फ्रेम का अंदर है, with one of the छोटा साइड एंड one of the लॉन्गा साइड, ये भी सही है, considering the coinciding with the centering marks, coinciding with the centering marks, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। One of the orientation marks always points towards the draftman, indicating the direction of the drawing sheet should be placed, ये तो सही है। हम तो बोला क्या, ये जरूरत होता है ये इसके लिए, ये सीधा है या उल्टा है इसके लिए, तो इधर ये स्टेटमेंट में यही बोला, ओरिएंटेशन मार्क्स पॉइंट ड्राफ्टमैन के लिए अच्छा पॉइंट होता है, इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द ड्राइंग शीट के लिए, ठीक है, डायरेक्शन देखने के लिए ड्राइंग शीट का, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। और क्या बोला, 4 नंबर स्टेटमेंट क्या बोला, ओरिएंटेशन मार्क्स आर यूज्ड टू मार्क द मिड पॉइंट ऑफ द ईच साइड ऑफ द ड्राइंग शीट, ये तो बात नहीं है, मिड पॉइंट में तो है ही नहीं, होता ही नहीं, एक कॉर्नर में होता है, ठीक है। तो क्या सही है, हो गया 2 और 3, 2 और 3 नंबर स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो गया डी, मतलब 4 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला देखो 18, in the single phase transformer which which instrument is used to check the continuity between the primary and secondary winding when they are not energized, जब एनर्जाइज नहीं रहता है ट्रांसफार्मर का, तब प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के चेक करने के लिए, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या यूज होता है, ठीक है। देखिए कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मल्टीमीटर यूज होता है, ठीक है। एक बार मल्टीमीटर जहाँ पे कंटिन्यूटी का रहता है मल्टीमीटर देखिएगा, तो कंटिन्यूटी रहता है, कंटिन्यूटी मतलब एक बीप बजता है, ठीक है, एक कोई मतलब वायर कोई, ठीक है, ये बीच में कट गया कि नहीं है, अगर मतलब वायर कोई शॉर्ट है, ठीक है, तो इधर कंटिन्यूटी बताएगा, मतलब बीप आएगा, ठीक है। अगर कोई ओपन हो गया तो कोई बीप नहीं आएगा, तो मतलब एक वायर एक केबल सही है कि नहीं है, मतलब बीच में कोई कट गया कि नहीं कट गया, इतना लंबा केबल होता है, ठीक है, हमको ढूंढना मुश्किल होता है, तो एक मतलब स्टार्टिंग एंड में और ये एक एंडिंग में लगाता है, तो हमको अगर बीप आएगा तो बीच में कोई कटा नहीं है, अगर बीप नहीं बजता है तो मतलब बीच में कोई कट गया, ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी। इसका देखिएगा मल्टीमीटर में ऐसा ऐसा सिंबल रहता है, मतलब साउंड जैसा सिंबल रहता है, तो मतलब अगर सही है, मतलब शॉर्ट है तो इधर बीप बताएगा, अगर शॉर्ट नहीं है मतलब ओपन हो गया कहीं से भी तो बीप नहीं बताएगा।
जब बीप बताएगा तब इसी के अंदर मल्टीमीटर का डिस्प्ले में रेजिस्टेंस बताता है, ठीक है, कितना रेजिस्टेंस होता है, कितना रेजिस्टेंस है। और बीप का अंदर एक देखिएगा, जहाँ मतलब इधर पकड़िएगा मल्टीमीटर है, एक मल्टीमीटर इधर करंट का करंट वोल्टेज का, एसी वोल्टेज का सिंबल रहता है, एसी वोल्टेज, इधर डीसी वोल्टेज, ठीक है। इधर जब इधर मल्टीमीटर में जब क्वांटिटी का सिंबल रहता है, ठीक है, ऐसा ऐसा क्वांटिटी का सिंबल रहता है, और इसी के पास एक रेजिस्टेंस का ओम का सिंबल रहता है, ठीक है, इसी के पास ही रहता है ओम का सिंबल, ठीक है। तो इसी के बाद मतलब इधर को हमको इधर सेट करने के बाद ही हमको हम मेजर करते हैं। मल्टीमीटर कोई देखा होगा तो उसको पता होगा, ठीक है। तो क्या होता है, यूज मल्टीमीटर सेट सेट टू ओम, ठीक है। जब जब कॉन्टिन्यूटी दिखाता है तब मल्टीमीटर के डिस्प्ले में उसका रेजिस्टेंस भी दिखाता है, ठीक है। हम क्या बोला, तो कॉन्टिन्यूटी किस लिए यूज होता है, जब कोई वायर शॉर्ट है कि नहीं, शॉर्ट होगा तो बीप बजेगा, शॉर्ट नहीं होगा तो कोई बीप नहीं बजेगा, मतलब ओपन रहेगा तो, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोला, which of the following parts of the hammerhead is used to shaping and forming work like riveting and bending। रिवेट और बेंडिंग के लिए कौन सा हैमरहेड यूज होता है, ठीक है। फॉलोइंग मतलब कौन सा हैमरहेड यूज, हैमरहेड का मतलब कौन सा यूज होता है, ठीक है, कौन सा पार्ट, हैमर का कौन सा पार्ट, क्या बोला, हैमर से कौन सा पार्ट यूज होता है, पेन, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोला, 20 ए रजिस्टर हैव दोज कलर बैंड्स। बोल रहा है एक रजिस्टर का कलर बैंड दिया है, कलर कोडिंग दिया है, ठीक है, ब्लैक, ब्राउन, ब्लैक, रेड, गोल्ड। व्हाट इज द रेजिस्टेंस वैल्यू, ठीक है, रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है। हमको देखो एक एक ट्रिक याद रखना पड़ेगा, अगर कलर रेजिस्टेंस का कलर कोडिंग आ गया तो एक ट्रिक याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बीबी रॉय, गुड बॉय, वेरी गुड वर्कर। देखिएगा हम बीबी रॉय को कैपिटल में लिखा, ठीक है, मतलब इसका हर हर ये हर मतलब हर लेटर यूज होगा, ठीक है, हर लेटर यूज होगा, इसीलिए हमको बीबी रॉय को हम कैपिटल में लिखा। लेकिन गुड बॉय का जी यूज होगा, बॉय का बी यूज होगा, बाकी बाकी जो लेटर है ये स्मॉल में लिखा, इसीलिए जो यूज होगा वो कैपिटल में लिखा। भी यूज होगा वेरी का, गुड का जी यूज होगा, वर्कर का डब्ल्यू यूज होगा, ठीक है। बी फॉर ब्लैक, इस बी फॉर ब्राउन, ठीक है, गलत मत कर देना, पहले ब्लैक उसके बाद ब्राउन, ठीक है। आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, is G for green, is B for blue, is V for violet, is G for grey, W for white, ठीक है। इसके बाद हम बीबी रॉय, गुड बॉय, वेरी गुड वर्कर, ठीक है। ब्लैक फॉर जीरो, जीरो से स्टार्ट होता है, ब्राउन 1, रेड 2, उसके बाद 3, ऑरेंज, उसके बाद ऑरेंज के बाद क्या है, येलो, येलो 4, उसके बाद ग्रीन 5, उसके बाद ब्लू 6, उसके बाद वायोलेट 7, उसके बाद ग्रे 8, उसके बाद व्हाइट 9, ठीक है। देखिएगा अगर तीनों देगा, ये गोल्ड होता है, ये टॉलरेंस के लिए, ठीक है। अगर तीनों कलर देगा तो पहले दो कलर का हम सिर्फ डिजिट लेंगे, ठीक है, पहले दो कलर का हम सिर्फ डिजिट लेंगे, ठीक है। देखिएगा उसके बाद तीसरा जो रहेगा उसका मल्टीप्लायर लेंगे हम, ठीक है। पहले ब्राउन, ब्राउन का डिजिट क्या है 1, ठीक है। उसके बाद क्या है ब्लैक, ब्लैक का डिजिट क्या है 10, इनटू मल्टीप्लायर लेंगे बोला, ठीक है। उसके बाद रेड, रेड का डिजिट क्या है, रेड का डिजिट 2 है, तो हम लेंगे 10 टू द 2। अगर ऑरेंज होता तो हम 10 टू द 3 लेता, अगर येलो होता हम 10 टू द 4 लेता, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, गोल्ड के लिए हम टॉलरेंस, गोल्ड, गोल्ड का टॉलरेंस होता है, देखिएगा गोल्ड का टॉलरेंस होता है, टॉलरेंस होता है ±5%। अगर सिल्वर रहेगा तो सिल्वर का टॉलरेंस होगा ±10%, ठीक है। तो गोल्ड का टॉलरेंस होगा, हम टॉलरेंस क्या लेंगे गोल्ड का ±5%, ठीक है। अब क्या हो गया
10 स्क्वायर मतलब क्या हो गया टोटल 1000 प्लस माइनस 5%। ठीक है, तो इसका आंसर देखिएगा कहाँ है, 1000 ओम इंटू प्लस माइनस 5%। ठीक है, 1000 ओम मतलब 1 किलो ओम इंटू प्लस माइनस 5%। तो आंसर हो गया मेरा 3। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये ठीक याद रखिएगा। बीबी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वर्कर। ठीक है, उसके बाद 0 से स्टार्ट करके 9 पे खत्म होगा। पहले 2 कलर का डिजिट लेंगे सिर्फ हम, तीसरा कलर का हम मल्टीप्लायर लेंगे, और जो गोल्ड बा ये रहेगा गोल्ड बा गोल्ड सिल्वर रहेगा उसका हम टॉलरेंस लेंगे। ठीक है, और नो कलर रहेगा, नो कलर का टॉलरेंस क्या होता है, नो कलर रहेगा तो प्लस माइनस 20%। ठीक है, नेक्स्ट 21 क्या बोला, इन पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर व्हाट इज द हैपन ऑफ द टोटल कैपेसिटेंस। देखिएगा रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का फर्क क्या है, उल्टा होता है। रेजिस्टेंस का सीरीज में क्या होता है, ये R1 होता है तो R2 होता होगा, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा रेजिस्टेंस का, R1 प्लस R2। ठीक है, और पैरेलल में क्या होगा, ये R1 होगा, ये R2 होगा, तो रेजिस्टेंस का पैरेलल क्या होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इंडक्टेंस का सेम ही होता है, लेकिन कैपेसिटेंस का अलग होता है। ठीक है, कैपेसिटेंस का देखिएगा, कैपेसिटर का अलग होता है, C1 या C2 होगा। कैपेसिटर का सीरीज जो होता है वो रेजिस्टेंस का पैरेलल जैसा होता है। ठीक है, तो कैपेसिटर का सीरीज क्या होगा, R इक्व 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, कैपेसिटर का पैरेलल होता है, इसका सीरीज उल्टा होता है, रेजिस्टेंस का सीरीज जैसा होता है। ठीक है, ये C1 या C2 होगा, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा C1 प्लस C2। ठीक है, इसका उल्टा होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कैपेसिटेंस। ठीक है, इसका सीरीज में जो होता है इसका पैरेलल में वही होता है, इसका पैरेलल में जो होता है इसका सीरीज में वो होता है। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस सेम होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का मतलब सीरीज पैरेलल सेम होता है, लेकिन कैपेसिटर का उल्टा होता है। तो क्या बोला, इन द पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल ग्रुपिंग करेंगे तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस द टोटल कैपेसिटेंस। टोटल कैपेसिटेंस क्या होता है, C1 प्लस C2 हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है ना, तो इट इंक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट देखो 22 क्या बोला, व्हाट इज द केमिकल इफेक्ट दैट occurs in battery during the charging process द लेड एसिड इन लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी में देखिएगा चार्जिंग में क्या होता है, चार्जिंग प्रोसेस में क्या होता है, लेड एसिड बैटरी में लेड एसिड PbSO4 PbSO4 जो होता है मतलब लेड सल्फेट, किसमें डिकम्पोज होता है, लेड Pb मतलब लेड प्लस H2SO4, मतलब चार्जिंग का टाइम मेरा लेड सल्फेट लेड और H2SO4 में टूटता है। ठीक है, मतलब डिकम्पोज होता है। तो देखिएगा कौन सा आंसर है, लेड सल्फेट डिकम्पोजेस इनटू द लेड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो एक नंबर आंसर ही मिल गया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा 23 क्या बोला, a capacitor with capacitance 10 microfarad is connected in series with 1 mega ohm resistor। मतलब एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैराड, वो कनेक्टेड है इन सीरीज विद 1 मेगा ओम रेजिस्टर, 1 मेगा ओम रेजिस्टर के साथ में सीरीज में कनेक्टेड है। हाउ मच टाइम विल टेक टू द कैपेसिटर टू रीच 90% ऑफ द फाइनल चार्ज। 90% ऑफ द फाइनल चार्ज 90% तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, यही बोला। ठीक है, ये ट्रांजिएंट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा भी रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का मान कितना बोला, 1 ओम, 1 मेगा ओम। 1 मेगा ओम मतलब क्या होता है 1 इंटू 10⁶ ओम। ये क्या बोला 10 माइक्रोफेराड, मतलब क्या क्या होता है 10 इंटू 10⁻⁻6 फेराड। ठीक है, मेगा ओम ये होता है RC सीरीज सर्किट। ठीक है, इसके बाद क्या बोला, हाउ मच टाइम विल टेक टू कैपेसिटर कैपेसिटर टू रीच 90% ऑफ द फाइनल चार्ज। फाइनल चार्ज तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। देखिएगा कैपेसिटर का चार्जिंग इक्वेशन होता है Q इंटू टी इज इक्वल टू,
क्यू फाइनल 1 माइनस ई टू दावर 1 माइनस ई टू दावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, इधर टाउ क्या होता है, टाउ इजिकल टू, टाउ को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। आरसी सर्किट में टाइम कांस्टेंट, आरसी सर्किट, आरसी सीरीज सर्किट में टाइम कांस्टेंट का मान क्या होता है, इजिकल टू आरसी होता है। ठीक है, और आरएल सर्किट में टाइम कांस्टेंट होता है एल बाई आर। ये आरसी सर्किट में होता है, ये आरएल सर्किट में होता है। इस बार देखिएगा, ये होता है ये कैपेसिटर का चार्जिंग इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, टारगेट क्या है हम लोग का, 90% ऑफ द फाइनल चार्ज। ठीक है, 90% टारगेट, 90% ऑफ फाइनल चार्ज, 90% ऑफ फाइनल चार्ज। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, क्यू टी इजिकल टू 90% मतलब क्या होता है, 90/100 इंटू क्यू फाइनल। तो मतलब हो गया ना 90% ऑफ फाइनल चार्ज। और लिख सकता है इसको हम क्यू टी इजिकल टू 0.9, इसको हम 0.9 लिख सकते हैं इंटू क्यू फाइनल। देखो दो इक्वेशन हमको मिल गया, एक ए और एक ए, तो दोनों का क्यू का हम सेम कर देंगे, बराबर कर देंगे, तो क्या होता है देखते हैं। देखिएगा, क्यू को हम बराबर करेंगे तो क्या होगा, 0.9 इंटू क्यू फाइनल इक्वल्स टू क्या होगा, इधर क्या था, क्यू फाइनल इक्वल्स टू क्यू फाइनल इंटू 1 माइनस ई टू दावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, क्यू फाइनल कट गया, तो मेरा क्या पड़ा रहेगा, 0.9 इक्वल्स टू 1 माइनस ई टू दावर टी बाई टाउ। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है इधर आरसी, आरसी में क्या होगा, आर इंटू सी। क्या बोला, आरसी सर्किट में टाउ का वैल्यू क्या होता है, आरसी। ठीक है, आर इंटू सी, तो मतलब क्या होगा, आर का वैल्यू क्या है, 1 इंटू 10⁶ इंटू सी का वैल्यू क्या है, 10 इंटू 10⁻⁶, 10⁶ 10⁻⁶ कट गया, मतलब क्या होगा, टाउ का वैल्यू क्या निकल गया, 10। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस ई टू दावर माइनस टी बाई 10, है कि नहीं, ये तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, ये इक्वेशन क्या होगा, ये एक को हम इधर इस साइड लाएंगे, समझ 0.9 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस ई टू दावर माइनस टी बाई 10। ठीक है, ये इससे माइनस करेंगे तो क्या रहेगा, माइनस 0.1 इक्वल्स टू माइनस ई टू दावर माइनस टी बाई 10, माइनस माइनस काट गया। इसके बाद दोनों साइड लॉग लेंगे। ठीक है, दोनों साइड लॉग लेंगे, तो ln 0.1 इजिकल टू ln ई टू दावर माइनस टी अपॉन 10, ये हो गया। लॉग लॉग 0.1 का वैल्यू क्या होता है, देखो लॉग 0.1 का वैल्यू होता है माइनस 23 2.3025, ये वैल्यू होता है। ठीक है, इजिकल टू एलएन और ई में कट जाता है। ठीक है, एलएन और ई में कट जाता है, मतलब 1 होता है। ठीक है, तो पढ़ा क्या रहता है, माइनस, बचा क्या रहेगा, माइनस टी अपॉन 10। ठीक है, इधर माइनस माइनस काट रहा है, तो टी इजिकल टू क्या होगा, ये 10 इधर से गुना हो जाएगा, मतलब 2 के बाद पॉइंट था, ये 3 के बाद आ जाएगा, तो मतलब क्या रहेगा, 23.025। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 23.3 सेकेंड। ठीक है, ये थोड़ा हार्ड था, ये ट्रांजिएंट का क्वेश्चन था। ठीक है, एक बार अगर कोई दिक्कत होगा तो रिवाइंड करके एक बार देख लीजिएगा, और एक बार और भी दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर बोलिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 24, क्या बोला, ए डीसी जनरेटर डिलीवर्स लोड करंट इतना एट इतना वोल्टेज में। ठीक है, द जनरेटिंग ईएमएफ मतलब ईजी का दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज आर्मेचर रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है वो चाहिए। देखिएगा, हम एक डीसी जनरेटर को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इसका क्या बोला, ईजी जनरेटेड ईएमएफ, ईजी इक्वल टू दिया है 205 वोल्ट। ठीक है, इधर जो टर्मिनल वोल्टेज है V इक्वल टू दिया है 200 वोल्ट। ठीक है, V इक्वल टू दिया है, इधर जो टर्मिनल वोल्टेज हुआ है, और इधर ईजी मतलब जनरेटेड हो रहा है ईएमएफ 205 वोल्ट। ठीक है, और करंट दिया है, लोड करंट दिया है। ठीक है, लोड करंट यही आर्मेचर से होके आ रहा है, तो लोड करंट इधर दिया है, आर्मेचर 25 एम्पियर।
ठीक है, लोड दिया है और क्या दिया है, और तीनों वैल्यू दिया है। हम लोग को क्या पता है, इजी इधर इधर जितना ये जितना इजी मतलब जनरेटेड ईएमएफ जितना जनरेट हो रहा है वो तो जनरेटर इसीलिए ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो हमको क्या है, जितना ईएमएफ जनरेट हो रहा है इज इक्वल टू भी, जितना वोल्टेज मिल रहा है इधर वोल्टेज पास, इतना जितना आर्मेचर में लॉस हो रहा है, मतलब IA इंटू RA, ठीक है। आर्मेचर रेजिस्टेंस आर्मेचर रेजिस्टेंस आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना ये मांगा, मतलब EG दिया है, V दिया है, IA भी दिया है, R मांग रहा है, ठीक है। तो हम RS इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो EG माइनस V, इधर माइनस होके जा रहा है, माइनस V बाई IA, तो इज इक्वल टू क्या होगा, EG कितना है 205 वोल्ट माइनस V कितना है 200 बाई IA कितना है, आर्मेचर आर्मेचर करंट कितना है 25, आर्मेचर करंट और लोड करंट, ठीक है, 5/25 कितना है 1/5, 1/5 इज इक्वल टू क्या होगा 0.2, ठीक है। आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना होगा 0.2 ओम। ये याद रखिएगा फॉर्मूला, EG इज इक्वल टू V प्लस IRA, ये जनरेटर के लिए, अगर मोटर के लिए होगा तो V माइनस IRA होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाई इज इम्पोर्टेंट टू फॉलो प्रॉपर डिस्पोजल प्रोसीड्यूर इन इंडस्ट्रीज वेस्ट, बोल रहा है व्हाई क्यों इम्पोर्टेंट टू फॉलो प्रॉपर डिस्पोजल प्रोसीड्यूर और इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए क्यों फॉलो करना पड़ेगा प्रॉपर डिस्पोजल प्रोसीड्यूर, ठीक है। क्यों, टू सेव द टाइम एंड इफोर्ट ऑफ द सॉर्ट, ये तो नहीं है, सेव टाइम करने के लिए तो नहीं है। टू कंप्लाई विथ एनवायरमेंट रेगुलेशन एंड रिड्यूस पोल्यूशन, जरूर है पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए जरूरी है इंडस्ट्रियल वेस्ट को प्रॉपर वे में डिस्पोजल करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा ये ड्राइंग शीट का क्वेश्चन दिया है, ड्राइंग शीट का डायमेंशन के बारे में देखिएगा, हम ड्राइंग शीट का डायमेंशन लिख दे रहा है A0 A1 A2 A3, देखिएगा A0 का डायमेंशन होता है 841 इंटू 1089, ये याद रखिएगा, दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। A1 का क्या होगा, ये जो 841 है इसको इस कोना में लिखिएगा 841, ठीक है। इसका क्या होगा, इसका हाफ जैसा होगा, ठीक है, 594 होगा, ठीक है, हाफ जैसा नहीं है, थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये 594 को इस कोना में रखिएगा, ठीक है, इधर क्या बन जाएगा 420, ठीक है। A3 क्या होगा, ये 420 को इधर लिखिएगा, इधर क्या आ जाएगा 297, ठीक है। अगर A4 होता तो क्या होता, इधर 297 को रख दीजिएगा, इधर क्या हो जाएगा 210, ठीक है। ये ड्राइंग शीट का डायमेंशन है, सॉरी ये 1189 ही होगा, ठीक है 1189, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा A0 हो गया S, मतलब A मेरा हो गया S, देखिएगा ढूंढिएगा A इज इक्वल टू S कितना में है, इधर है इधर है, दोनों में है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा A1 क्या बोला 594 इंटू 841, 594 इंटू 841, ठीक है, ये 594 इंटू 841 मतलब R हो गया, मतलब B इज इक्वल टू R हो गया, इधर B इज इक्वल टू R, दोनों में सेम है। C इज इक्वल टू क्या हो गया, A2 इज इक्वल टू क्या बोला 420 इंटू 594, 420 इंटू 594 मतलब Q हो गया, C इज इक्वल टू Q हो गया, C इज इक्वल टू P, देखिए ये नहीं होगा, A हो गया, C इज इक्वल टू Q, ठीक है। देखिएगा A0 को कैसे याद रखिएगा, एक को याद रखिएगा, A0 को याद रखिएगा, ठीक है। A0 को आ गया तो A841 इस कोना में आ गया, इसका देखो इसका लगभग हाफ जैसा आ गया, ठीक है, इसका हाफ जैसा आ गया, इधर 594 आ गया, इधर 840 का हाफ जैसा आ गया, हाफ जैसा आ गया 420, ठीक है, इधर 420 आ गया, इधर 294 का हाफ जैसा आ गया, ठीक है, सेम इधर भी, ठीक है। तो एक को याद रखिएगा, बाकी सब आ जाएगा, तो आंसर में हो जाएगा क्या डी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू इंडक्टिव रिएक्टेंस व्हेन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला कहते होता है XL इज इक्वल टू 2 पाई FL, ठीक है, L फॉर इंडक्टेंस, XL फॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो F को इंक्रीज करने से क्या होगा, इस साइड इंक्रीज करने से इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे
तो मेरा इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा नहीं, इधर इस साइड बढ़ाएंगे तो इस साइड भी बढ़ेगा ना, तो इट इंक्रीजेस। नेक्स्ट देखिएगा, इन पावर मॉसफेट द गेट टू सोर्स वोल्टेज कंट्रोल्स, कौन कंट्रोल करता है गेट टू सोर्स वोल्टेज को, ड्रेन करंट कंट्रोल करता है, ठीक है। देखिए मॉसफेट के बारे में कुछ चीज याद रखिएगा, मॉसफेट 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 के बारे में कुछ चीज याद रखिएगा, ठीक है। ये ये एक होता है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। मॉसफेट वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, देखिएगा एफईटी, देखिएगा एफईटी और बीजेटी, ठीक है। देखिएगा कौन सा वोल्टेज कंट्रोल कौन सा करंट कंट्रोल, ये कैसे पता चलेगा, देखिएगा बी, बी के बाद कौन आता है, तुरंत बाद सी आता है, ठीक है। तो बी के बाद सी, इसीलिए बीजेटी करंट कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। बी के बाद सी आता है, सी फॉर करंट 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 कंट्रोल, इसीलिए हमारा मेरा आ गया बीजेटी होता है करंट कंट्रोल डिवाइस। एक को याद रखिएगा, दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। बी के बाद तुरंत बाद सी आता है, इसीलिए बीजेटी करंट कंट्रोल डिवाइस, ऐसे ही याद रखिएगा। और दूसरा कौन बचा रहेगा, एफईटी, तो एफईटी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। देखो मॉसफेट, मॉसफेट का फुल फॉर्म क्या होता है, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो एफईटी है, इसके अंदर एफईटी है, देखिएगा, तो इसीलिए ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है। इसको मेजोरिटी कैरियर डिवाइस भी बोलते हैं, मेजोरिटी कैरियर डिवाइस, ये मेजोरिटी कैरियर डिवाइस भी होता है। इसका वर्किंग क्या होता है, सेम एज एफईटी जैसा, ठीक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जैसा इसका वर्किंग होता है, ठीक है। इसका सिंबल याद रखिएगा, देखिएगा इसका सिंबल होता है ऐसा, ठीक है ये इसका तीन टर्मिनल रहता है, गेट, ड्रेन और सोर्स, ठीक है। इसका दोनों टाइप होता है, एनहांसमेंट मॉसफेट और डिप्लेक्शन टाइप मॉसफेट, ठीक है। दोनों टाइप होता है। तो ये इसका सिंबल याद रखिएगा, ऐसा भी होता है इसका सिंबल, ये भी होता है और एक टाइप का होता है। इसी टाइप का भी रहता है, ये ड्रेन हो गया, ये सोर्स हो गया, एक गेट हो गया, ठीक है। इसी टाइप का होता है, इसको इसका डिफ्लेक्शन टाइप होता है, ये एनहांसमेंट टाइप होता है। तो ये सिंबल को याद रखिएगा, ये दोनों तीनों बात याद रखिएगा। ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, मेजोरिटी कैरियर डिवाइस है, मेजोरिटी कैरियर डिवाइस है। इसका तीनों टर्मिनल रहता है, गेट, ड्रेन और सोर्स, ठीक है। तो इसका जो गेट टू सोर्स वोल्टेज को कंट्रोल करता है ड्रेन करंट, याद रखिएगा। उसके बाद which of the following process used to manufacture of the thick film resistor, ठीक है। थिक फिल्म रजिस्टर करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज होता है, देखिएगा इसका प्रोसेस होता है एम्बेडिंग मेटल वायर टू सिरेमिक, नहीं है। स्पेयरिंग, स्प्रेइंग मेटल पाउडर ऑन द सिरेमिक बेस, ये भी नहीं है। कोटिंग ए मेटल रॉड विथ सिरेमिक, ये भी नहीं है। इसका पेस्टिंग मेटल कंपाउंड एंड पाउडर ग्लास ऑन सिरेमिक बेस, ये होता है, ठीक है। पेस्टिंग मेटल कंपाउंड एंड पाउडर ग्लास ऑन ए सिरेमिक बेस, ठीक है। एक सिरेमिक बेस का ऊपर एक पेस्टिंग होता है, मेटल मेटल कंपाउंड और ये एंड पाउडर ग्लास, ठीक है, ग्लास पाउडर यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट 30, हु इज द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। देखिएगा पी टाइप और एन टाइप, पी टाइप एन टाइप, ठीक है। पी टाइप, पी टाइप के अंदर क्या कौन सा डोपिंग होता है, कौन सा कंपाउंड का, ट्राइवेलेंट का, ट्राइवेलेंट कंपाउंड का डोपिंग होता है, ठीक है, कंपाउंड का डोपिंग होता है। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी लिखिएगा, ठीक है, इम्प्योरिटी, ठीक है, इम्प्योरिटी का डोपिंग होता है। और एन टाइप के अंदर क्या होता है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का डोपिंग होता है, पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डोपिंग, ठीक है जी, ठीक है।
पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी डोपिंग होता है, ठीक है। कौन कौन सा ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी, कौन कौन सा पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी, ठीक है। देखिएगा ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी हम एक ये ठीक बोल रहे हैं, इसी के अंदर याद रखिएगा, हम भी ऐसे याद रखा, बेगुन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। बेगुन, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, और होता है पेंटावेलेंट होता है क्या, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी क्या होता है, पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट देखिएगा, नाना, पापा, आंटी सब बीमार, ठीक है। नाना नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एस बी फॉर एंटीमोनी, बी फॉर बीआई फॉर बीसमत, ठीक है। तो क्या बोला हमको, ट्राइवेलेंट, देखिएगा ए से वो ए भी कैसे याद रखिएगा, पी टाइप के अंदर ट्राइवेलेंट क्या होता है ना, पेंटावेलेंट का होता है। देखिएगा पी टाइप, पी में पी है, ठीक है, पी टाइप, पेंटावेलेंट में पी है, तो इसका ऑपोजिट बना दीजिएगा, ठीक है। तो पी टाइप है, पी टाइप में पी पी सेम नहीं आएगा, पेंटावेलेंट नहीं आएगा, तो ट्राइवेलेंट होगा, ठीक है। एन टाइप में एन और पी, पेंटावेलेंट एन टाइप में होगा, ठीक है। पी एक याद रखिएगा, पेंटावेलेंट पी टाइप में पी है, पेंटावेलेंट में पी है, तो पी पी एक साथ नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या बोला इधर आंसर, क्या बोला देखो, पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब क्या होता है मेरा, पी टाइप में ट्राइवेलेंट होता है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इसके अंदर कुछ है सिलिकॉन के साथ, सिलिकॉन व जर्मेनियम के साथ ये होता है, ठीक है। तो सिलिकॉन डोपिंग विथ बोरोन, सी हो जाएगा, देखो बी फॉर बोरोन है, ठीक है। थोरियम नहीं, एक टेलोरियम होगा, ठीक है, लगता है ये टेलोरियम ही होगा लगता है, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, थोरियम है कि टेलोरियम है। उसके बाद 31, 31 में क्या बोला, when drawing a curved line on a specific length in engineering drawing, which tool is most appropriate to increase ensuring accuracy, ठीक है। बोल रहा है कार्व लाइन जब ड्रॉ करेंगे एक स्पेसिफिक लेंथ का, which tool is most appropriate मतलब एक्यूरेसी में कौन सा अच्छा सा कार्व होगा, ठीक है, मतलब एक्यूरेसी किसका हाई होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा फेज कार्व, फेज कर्व के अंदर एक्यूरेसी सबसे अच्छा होगा कर्व लाइन ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, फेज कर्व। बोल रहा है व्हाट इज वेस्ट, इसको बोलने की जरूरत है क्या, हाँ, अनवांटेड एंड अनयूजेबल मटेरियल, इसको बोलने का कोई जरूरत नहीं था, ठीक है। वेस्ट को सबको, वेस्ट के बारे में सबको पता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन ऑल्टरनेटर, ऑल्टरनेटर के बारे में क्या सच है, ऑल्टरनेटर इज कॉल्ड सिंक्रोनस मोटर, ऑल्टरनेटर को क्या बोलता है, सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर नहीं है, ऑल्टरनेटर को सिंक्रोनस जनरेटर बोलता है। नेक्स्ट 34 क्या बोला, ए शांट रिलीज इन एमसीसीबी इज कॉमनली यूज्ड फॉर, एमसीसीबी, एमसीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर एमसीसीबी को फुल फॉर्म कहता है। बोल रहा है इसके अंदर जो शांट रिलीज रहता है वो कॉमनली इन एमसीसीबी इसकी यूज होता है, ठीक है, इज कॉमनली यूज फॉर किस लिए, रिमोट ट्रिपिंग फॉर एमसीसीबी, इसके लिए एमसीसीबी रिमोट ट्रिपिंग के लिए ये शार्प रिलीज यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, ए पी, पी इज द नंबर ऑफ पोल ऑफ द रोटर ऑफ द अल्टरनेटर, हाउ मेनी साइकिल ऑफ द ईएमएफ इज कंप्लीटेड इन वन रिवॉल्यूशन, वन रिवॉल्यूशन में कितना ईएमएफ का साइकिल कंप्लीट होगा, देखिएगा एक फॉर्मूला है, यह है थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू पी बाई टू इंटू थीटा मैकेनिकल, ठीक है। आंसर क्या होगा, पी बाई टू, ठीक है। नेक्स्ट 36, which of the following instrument is used to measure the resistance and earth electrode, अर्थ इलेक्ट्रोड के, अर्थ इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, ठीक है, अर्थ इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर,
तो अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर यूज होता है, ठीक है, अर्थ इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। नेक्स्ट 37, व्हाट विल बी द एडी करंट लॉस इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर बिकम्स डबल। देखिएगा एडी करंट लॉस का फॉर्मूला क्या है, P इंटू ई, पी एडी करंट लॉस का फॉर्मूला होता है के ई इंटू एफ स्क्वायर इंटू बी एम स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू वी। ए वी फॉर वोल्टेज नहीं है, ए वी फॉर वॉल्यूम, टी फॉर थिकनेस, बी फॉर फ्लक्स डेंसिटी, बी एम फॉर फ्लक्स डेंसिटी, ए फॉर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी को हमको क्या बोल रहे हैं, बिकम्स फ्रीक्वेंसी बिकम डबल, फ्रीक्वेंसी को डबल करने में क्या होगा, देखिएगा, तो हम इससे क्या रिलेशन बना सकते हैं, पीई वेरीज एफ स्क्वायर, ये हम बना सकते हैं, ठीक है। ये तो रिलेशन हम बना सकते हैं इसे एफ स्क्वायर के साथ, एफ स्क्वायर के साथ ये है क्या बोला, समानुपातिक है, ठीक है। पीई इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब पीई 1, अगर इसका मान, इसका वैल्यू हम डबल करेंगे मतलब 2f करेंगे, ठीक है, 2f करेंगे तो क्या होगा, 2f का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4f स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, डबल करेंगे तो मेरा एडी करंट लॉस कितना होगा, पहले कितना था, एक था, इधर एफ के पास एक था, अभी क्या हो गया, डबल करें 4 आ गया, तो मतलब कितना टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, है कि नहीं। तो इसका फ्लक्स डेंसिटी भी, थिकनेस भी डबल करेंगे तो इसका 4 टाइम्स हो गया एडी करंट लॉस, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, सब आ जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे तो क्या होगा, थिकनेस को डबल करेंगे तो क्या होगा, सब कुछ आ जाएगा, ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, ठीक है। एडी करंट लॉस का ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये सॉल्यूशन पता चला ना, पी ई वेरीजाइज एफ स्क्वायर, ठीक है। मतलब एफ का जगह अभी 1 है, अभी डबल करेंगे तो एफ के जगह में 2f आ गया, तो मतलब 2f का तो होल स्क्वायर हो गया, मतलब 4f स्क्वायर हो गया। तो कितना टाइम हो गया, पहले 1 टाइम था, मतलब सेम था, अभी कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया, 1 टाइम्स था पहले, अभी 4 टाइम्स हो गया, 4 गुना हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 38 में क्या बोला, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस in terms equipotential bonding in the context of IEE regulation of earthing, ठीक है। what is the significance in term of equipotential bonding, बोल रहा है IEE रूल के अंदर equipotential bonding का मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है IEE रूल का अंदर, ठीक है। इसका मतलब होता है it refers to ensuring all the metallic parts of electrical system are connected together maintain the same electrical potential, ठीक है। मतलब होता है क्या, इक्विपोटेंशियल बॉन्डिंग का मतलब होता है ऑल द मेटालिक, जितना मेटालिक पार्ट है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, ठीक है, तो उसको एक साथ कनेक्ट करेंगे तो मेंटेन द सेम पोटेंशियल, मतलब सेम पोटेंशियल मेंटेन रहेगा। मतलब जितना मेटालिक पार्ट है, ठीक है, वो पूरा एक सिस्टम में, मतलब एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जितना मेटालिक पार्ट है, एक सिस्टम में जितना पार्ट है मेटालिक, उसको एक साथ कनेक्ट करेंगे तो सेम पोटेंशियल देगा, यही बोला है, ठीक है। इसका मतलब होता है, इसको ही बोलता है इक्विपोटेंशियल बॉन्डिंग आईईई रूल का अंदर, ठीक है। नेक्स्ट 39 क्या बोला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेनेंस प्रैक्टिस हेल्प टू प्रिवेंट ओवरहीटिंग ऑफ डीसी मोटर, ठीक है। डीसी मोटर को ओवरहीटिंग बंद करने के लिए, बंद करने के लिए कौन सा मेंटेनेंस जरूरी होता है, मेंटेनेंस कौन सा मेंटेनेंस जरूरी होता है, कौन सा मतलब क्या करना जरूरी होता है, कौन सा काम करने से डीसी मोटर का ओवरहीटिंग, मतलब ओवरहीटिंग बंद हो जाएगा, ठीक है, मतलब बंद होगा, कौन सा होगा, रेगुलर लुब्रिकेशन ऑफ वायरिंग, जरूर है। बेयरिंग में लुब्रिकेशन जितना दोगे उतना अच्छा चलेगा, ठीक है, उतना मतलब बेयरिंग के साथ फ्रिक्शन कम होगा, वो फ्रीली घूमेगा, तो ठीक है, तो फ्रीली घूमेगा तो हीटिंग कम होगा, है रिड्यूसिंग फील्ड करंट, इससे साथ कोई ओवरहीटिंग का कोई मतलब ही नहीं है। डिस्कनेक्टिंग द लोड फ्रीक्वेंटली, इससे साथ कोई मतलब इंक्रीजिंग द आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये भी नहीं है, ठीक है। ओवरहीटिंग मेंटेनेंस प्रैक्टिस बोल रहा है, व्हिच इज द फॉलोइंग मेंटेनेंस प्रैक्टिस हेल्प्स द प्रिवेंटिंग ऑफ द ओवरहीटिंग ऑफ डीसी मोटर, ठीक है। रेगुलर, ये आंसर होगा, रेगुलर लुब्रिकेशन ऑफ बेयरिंग, ठीक है। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि और जो 35 बच गया वो हम नेक्स्ट दिन डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज ये लास्ट क्वेश्चन है, ये डिवाइस ऑपरेट्स
240 वोल्ट कंज्यूम, इतना पावर। व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द डिवाइस, मतलब वोल्टेज दिया हुआ है 240 वोल्ट, पावर दिया हुआ है 480 वोल्ट। ठीक है, बोल रहे हैं मेरा ये कितना होगा, बोल रहे हैं करंट कितना है, करंट कितना है, करंट फ्लोइंग कितना है। हम लोग को क्या पता है, P इजिकल टू वी इंटू आई, तो I इजिकल टू क्या होगा, P बाई वी इजिकल टू P कितना दिया हुआ है 480 और V कितना दिया है 240, काट देंगे तो 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा। ठीक है, आज के लिए इतना दूर है। अगला दिन हम डिस्कस करेंगे, वो जो जो 35 क्वेश्चन बच गया वही डिस्कस करेंगे अगला दिन। ठीक है, यदि अगर किसी का कोई दिक्कत होगा तो हमको कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अरे इस चैनल को, इस पीडीएफ को हम डाल देंगे टेलीग्राम में, ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।